अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन विद डी। और मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने फ़ोटोशॉप के टूल्स को एक्सप्लेन किया था, वो था हमारा पार्ट वन में इसलिए बनाया था क्योंकि फ़ोटोशॉप के टूल्स बहुत ज़्यादा हैं और सारे टूल्स को अगर एक साथ बताना शुरू करें तो वो काफ़ी लंबी कहानी चली जाती है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को बेशक थोड़ी-सी चीज़ सिखाऊँ, लेकिन वो चीज़ इतनी अच्छी सिखाऊँ कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकें, आपके पास इतना टाइम ज़रूर हो। तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करते, हम डायरेक्ट अपने जो रिमेनिंग टूल्स रह गए थे, उनकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है? सो हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पर जो हमारा फ्रेम टूल आता है, फ्रेम टूल तक हमने इसको देखा था कि फ्रेम टूल क्या करता है एंड ऑल दैट। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल आप सबको पता ही क्या करेगा। आपने यहाँ से कोई भी अगर कलर सेलेक्ट करने हैं, आप किसी भी कलर के ऊपर रखते हो इमेज में, आप उसको क्लिक करते हो तो आई ड्रॉपर यहाँ पर वो कलर सेलेक्ट करके रख देता है, ठीक है? दैट्स हाउ इट यूजुअली वर्क। कि आप समटाइम्स आपको यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है आपकी इमेज में और आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हो और आपने ब्रश मारना है, तो आप कह रहे हो कि यार यही वाला कलर हो, तो आपने सिंपली आई ड्रॉपर से कलर लेना है, आप ब्रश में जाओगे एंड वहाँ पे आप ब्रश यूज़ कर दोगे तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल के बाद फिर आपके पास आ जाता है कलर सैंपल टूल। सो कलर सैंपल टूल क्या करता है कि लेट्स से आपके पास इमेज में मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं और आप लेट्स से हर कलर का एक कोड अपने पास रखना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आई ड्रॉपर सिर्फ एट अ टाइम एक ही कलर सेलेक्ट करता है। सो कलर सैम्पलर टूल आपके पास क्या करेगा, लेट्स से मुझे एक कलर ये चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मुझे कुछ एक ये वाला भी कलर चाहिए, देन एक ये कलर भी चाहिए, मुझे ग्रास का कलर भी चाहिए, मुझे ये वाले कलर भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैं जहाँ जहाँ अपना एक पॉइंट रखता जा रहा हूँ, जो मेरा कलर का सिलेक्शन पॉइंट है, उसके मुताबिक उसने मुझे यहाँ पे उसके RGB कोड्स दे दिए हैं कि अच्छा आपने जो जो कलर सेलेक्ट किया उस कलर के RGB कोड्स ये आ रहे हैं, ठीक है? सो ये तब वर्क कर सकता है जब आपके पास कोई इमेज हो, आपने इमेज में से कलर पिक करने हो, आप ऐड बना रहे हो, तो चलो आपको ऐसे हो जाता है कि अच्छा मैं इमेज के ही कलर्स यूज़ करूँ। उसके लिए आप ऐसा करते हो कि आप कलर सैम्पलर जो आपका आई ड्रॉपर का सैम्पलर टूल है, आप उसको यूज़ करते हो और उससे यह है कि आप डिफरेंट कलर्स का रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हो। फिर आपके पास आ जाता है एक और टूल जिसका नाम है रूलर टूल। वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रूलर टूल। सो रूलर टूल क्या करता है, आप जैसे नाम से भी आपको पता है कि लेट्स से आपने किसी स्पेसिफिक एक चीज़ की डायमेंशन लेके रखनी है, आपको अपने डिज़ाइन में उसकी ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे होंगे कि वो आपको उसकी डायमेंशन बता देगा, उसकी विड्थ भी बता देगा कितनी है, उसकी हाइट भी बता देगा कितनी है। अगर मुझे इस एरिया की, इस इमेज की पूरी की विड्थ लेनी है तो वो मुझे उसकी यहाँ पर उसने उसकी विड्थ भी बता दी कि आपका जो अभी तक का सेलेक्टेड आपने जो रूलर रखा है उसकी विड्थ ये आ रही है, उसकी हाइट ये आ रही है। और ये हाइट जो वो बता रहा होता है वो कैनवस के साइज़ पे बता रहा होता है। कैनवस के साइज़ से मेरी मुराद है, अगर मैं यहाँ पे इसको दरमियान में रख के और इस तरह करूँगा तो ये मुझे बता देगा ओवरऑल जो कैनवस का साइज़ है उसमें उसकी विड्थ कितनी बन रही है, यानी ये कितनी विड्थ पे रूलर आया है, और उसकी हाइट कितनी आ रही है वो आपको बता रहा है, ठीक है? देन आपके पास आ जाता है नोट टूल। अच्छा, नोट टूल ये बहुत से लोगों को शायद नहीं भी पता होगा, या शायद पता होगा तो शायद यूटिलाइज़ नहीं करते। तो नोट टूल आपका कुछ ऐसे वर्क करता है कि लेट्स से आप ने एक फ़ाइल बनाई है और आप वो किसी और डिज़ाइनर को हैंड ऑफ करना चाह रहे हो, या इवन अपने क्लाइंट को भी हैंड ऑफ करना चाह रहे हो। तो क्लाइंट को हैंड ऑफ करने के लिए अगर आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, लेट्स से आप कह रहे हो कि उसने कहा था आपको कि यार आपने यहाँ पे काला घोड़ा नहीं रखना, आपने ब्राउन घोड़ा रखना है। सो आप यहाँ पे इधर एक नोट रखते हो जिसमें आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो कि मैंने ये घोड़ा इसलिए रखा कि इसकी रीज़न ब्ला 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 थी, और सिंपली आप यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट कर देते हो। सो उससे ये होगा कि आपका यहाँ पे जो एक नोट है वो नोट देखें उस स्पेसिफिक एरिया पे क्रिएट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद नोट टूल के बाद आपके पास आ जाता है काउंट टूल। सो काउंट टूल अगेन वही, काउंट टूल ये काम करेगा, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। लेट से मैं यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये रेड कलर है, मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स से मैंने कुछ काउंट्स रखने हैं कि यार पहला चीज़, आप डिज़ाइन बना रहे हो और आप किसी को बताना चाह रहे हो कि यार इन इन चीज़ों पे फोकस रखना। मैं कह रहा हूँ पहला फोकस आपने इस पे रखना, फिर दूसरा इस पे, फिर तीसरा इस पे, चौथा इस पे, और पांचवा आपने बैकग्राउंड पे रखना है। सो आप ये देख रहे हो कि इसने ना ओवरऑल एक पॉइंट्स क्रिएट कर दिए हैं, या मैं जहाँ जितने मैं क्लिक्स करूँगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक्स करता जा रहा हूँ तो वो उसके अकॉर्डिंगली काउंट वहाँ पे क्रिएट करता जा रहा है कि अच्छा दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। सो डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि आप इसको कहाँ यूज़ करते हो, किस तरह से यूज़ करते हो। काउंट टूल आपको एग्जैक्ट काउंट बता देता है कि आपके कितने क्लिक्स आपके फाइल में अभी तक यूज़ हुए हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपके पास क्या करेगा, आपने देखा होगा कि ये आपके पास एक लेट से हॉर्स के ऊपर यहाँ पर एक स्पॉट आ रहा है। स्पॉट हीलिंग टूल सिमिलरली कुछ ऐसा करेगा कि आपके पास यहाँ पे टाइप आ रही है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कंटेंट अवेयर करना चाह रहे हो। कंटेंट अवेयर कुछ ऐसे वर्क करेगा कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ तो कंटेंट अवेयर इटसेल्फ जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि जो इर्द गिर्द का उसका सारा कंटेंट है वो उसको एआई के थ्रू, मतलब है तो एआई ही, एल्गोरिथम्स के थ्रू वो देखेगा कि अच्छा इसके अराउंड क्या चीज़ है, किस तरह का कंटेंट है, और वो उसके मुताबिक उसको फिल कर देगा। और देन आप क्रिएट टेक्सचर पे क्लिक कर सकते हो। तो क्रिएट टेक्सचर पे जब आप ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरिया पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे उसने यहाँ पर ना कुछ एक टेक्सचर सा क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसने अपना उसको हील तो किया है, लेकिन आप देख रहे हो कि साथ साथ वो एक टेक्सचर की एक फॉर्म लेके आता जा रहा है। एंड देन आपका प्रॉक्सिमिटी मैच है। प्रॉक्सिमिटी मैच क्या करेगा, जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें वो मेन बेयर मिनिमम एरिया लेके उसको उस एरिया के साथ जो आपने सेलेक्ट किया है उसके साथ फिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ तो आप वो देखिए बेयर मिनिमम एरिया ले रहा है और वो उसके मुताबिक आपके घोड़े को, मतलब घोड़े का जो फेस है अभी उसको वो हील कर रहा है यहाँ पे। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बाद फिर आपके पास आ जाता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल अगेन, क्योंकि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये हील कर रहा है या ये कोई एरिया होगा जिसको हील करेगा और उसके मुताबिक अपने आप को ये सेट कर लेगा। यहाँ पे सोर्स आपके पास देखें क्या आ रहा है। सोर्स ये है कि सैम्पल्ड है। सैम्पल का मतलब ये है कि लेट्स से अगर मैं लेयर्स में जाता हूँ और मेरी ये लेयर सेलेक्ट है और मैं इस किसी भी एरिया को उसको ये सैंपल दे देता हूँ कि यार ये सैंपल है, अब इसके मुताबिक इन एरियाज़ को हील करना शुरू कर दो। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक उस स्पेसिफिक एरिया जो सिलेक्शन है मेरी, उस सिलेक्शन के मुताबिक अपनी हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देगा। तो स्पॉट में ये है कि आप कंटेंट अवेयर कर सकते हो, और कंटेंट अवेयर और ये जो आपका फिर आ जाता है हीलिंग ब्रश टूल जिसमें से आप सैंपल सेलेक्ट करते हो, दोनों तकरीबन सेम ही है। कंटेंट अवेयर भी आपके इर्द गिर्द के कंटेंट को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके उसको रिप्लेस करता है, जबकि जो आपका हीलिंग क्या नाम है इसका, हीलिंग ब्रश टूल। सो आपका हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि आप इसको खुद एक स्पेसिफिक सैंपल दे देते हो कि यार सिर्फ ये एरिया है और इस एरिया के मुताबिक आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दो, तो ये उसके मुताबिक अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है पैच टूल। पैच टूल के बारे में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने मेरे चैनल पे मेरी रील देखी हो या मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, तो मैंने पैच टूल का बताया था कि पैच टूल आपका बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, काइंड ऑफ लाइक कंटेंट अवेयर वाला ही काम करता है। लेट्स से मेरे पास एक ये स्पेसिफिक एरिया है, मैं एक स्पेसिफिक एरिया ड्रॉ करूँगा यहाँ से कि ये स्पेसिफिक एरिया है, इसकी सिलेक्शन हो गई। देन मैंने कोई अभी की प्रेस नहीं की और मैं इसको सिंपली किसी भी एरिया पे रख दूंगा। लेट से ये एरिया इसके मुताबिक से हील कर दो, और वो देखेंगे आपके उस पैच टूल ने उस एरिया के मुताबिक जो जो उसको मैंने सैंपल में दे रहा था वो सैंपल के मुताबिक उसको ठीक करता जा रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ ताकि हम आगे भी मज़ीद इसके बारे में देख सकें। पैच टूल इस तरह भी मदद करता है कि लेट से आप कोई फ़ोटो एडिट कर रहे हैं और फ़ोटो एडिट में किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं या ऐसा कोई चीज़ है, स्टेम टूल आपको वहाँ पे हेल्प कर सकती है, लेकिन पैच टूल ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि आप जब उसको सिलेक्ट करते हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसकी सिलेक्शन करते हो, आपके पास सर्कल नहीं होता ब्रश वाला, आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन करके ऐसे, और आप सिंपली उसको कोई एक एरिया दे देते हो कि इस एरिया के मुताबिक अपने आप को फिल कर लो, और वो ऑटोमेटिकली उस एरिया के मुताबिक अपने आप को फिल कर लेता है। ठीक है, देन जिसका हम बहुत बार अभी जिक्र कर चुके हैं, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर हमारे पास आ जाता है कंटेंट अवेयर टूल। आपको इसके आइकन से भी पता लग रहा होगा कंटेंट अवेयर जो मूव टूल है ये क्या करेगा। लेट्स से ये स्पेसिफिक एरिया है और मैं चाहता हूँ इस एरिया को इस तरह से या इस तरह के एरिया के साथ इसको रिप्लेस कर दो, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि उसने उसको उस एरिया के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। सो ये आपके कंटेंट अवेयर टूल या आपके कंटेंट अवेयर मूव टूल कुछ ऐसे ही वर्क करते हैं। ऑलमोस्ट सारे ये सेम टूल्स ही हैं। मेन एरिया ये है, मेन पर्पस ये होता है इनका कि आप अगर आपके पिक्चर में कोई स्पॉट्स आ गए हैं, आपकी पिक्चर कोई बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, आपके बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, आपके बैकग्राउंड में कोई चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, आप उनको रिमूव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये वाले जितने भी टूल्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फिर हमारे पास जो एक और टूल आ जाता है ये है रेड आई टूल। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुराने ज़माने में हमारे पास वो डिजिटल छोटे कैमरास होते थे, तो जब उनसे हम पिक्चर्स इस तरह की लिया करते थे तो हमारी जो आइज़ थी वो जब फ्लैश पड़ता था तो वो आइज़ हमारी रेड हो जाती थी।
और जब पुराना फ़ोटोशॉप था तो उसमें से ब्लैक ब्रश लेके उसको मारते थे ताकि यार जो रेडनेस आ रही है आँखों में वो थोड़ी-सी कम हो जाए। तो वो अब चीज़ नहीं रही, अब आपके पास डायरेक्ट एक टूल आ गया है जिससे आप, अगर आपकी आइज़ रेड है, आप सिंपली उस एरिया को सिलेक्ट करते हो आई वाले को और वो उसका कलर चेंज कर देता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो ये मेरे पास एक सैंपल इमेज मैंने ले ली है जिसमें एक बच्चे की आँखें हैं और क्योंकि उसकी आँखों में फ्लैश पड़ रहा है इसलिए उसकी आँखें थोड़ी-सी लाल हुई हुई हैं। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे हमारा रेड आई टूल और यहाँ पे हमने उसको पहले बता देना कि यार जो हमारा पीपल का साइज़ है वो कितना है ताकि वो जो अपना इम्प्लीमेंट करेगा डार्कनेस वो उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगा। देन आप उसे बता दें कि यार आपने अपनी डार्कनेस अमाउंट कितनी रखनी है, मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा रखूँगा ये इसको बहुत डार्क कर देगा। चलिए इस साइज़ के ऊपर मैं इसको सेट करके देखता हूँ। लेट्स से ये रेड एरिया और मैंने इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया, देन मैंने इस एरिया को ऐसे यहाँ से सिलेक्ट किया और ये कुछ इस तरीके से आपने अगर देखें तो वो जो एक इमेज में रेडनेस आ रही थी उसकी आंखों में कि यार इसकी आंखें बहुत लाल और मतलब अजीब सी लग रही थी कि यार ये क्या चीज़ है। सो वो चीज़ अब इसमें से रिमूव हो चुकी है। सो रेड आई आपका इस तरह से काम करता है और अगर आपको लगे कि आपने जो सिलेक्शन की थी वो सही से उसको फिल नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आप यहाँ से अपने जाके प्यूपल का साइज़ बढ़ाएं या उसे कम करें। और सेम फॉर द डार्कनेस, अगर आप डार्कनेस कम रखना चाह रहे हैं आप कम डार्कनेस रख के भी उसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन अपनी रेडनेस को ख़त्म कर सकते हैं। फिर जी आपके पास आ जाता है ब्रश टूल। सबको पता है, हम सब जानते हैं ब्रश टूल क्या करता है, किस तरह से करता है। ब्रश टूल का मतलब क्या है? ब्रश टूल का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक लेयर सेलेक्ट की हुई है, आपने यहाँ से उसका कोई भी कलर सेलेक्ट किया, आप सिंपली वो कलर उसके ऊपर प्रेस करते हैं या ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो आपका वो कलर उस तरह से चेंज कर देता है उसके। देन आपके पास यहाँ पर टॉप पे ब्रश की डायरेक्शन आ जाती है कि आपने ब्रश की डायरेक्शन कैसे रखनी है। डेफिनेटली अभी तो हमारे पास सर्कल है तो उसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, लेकिन लेट्स से मेरे पास ये नीचे जितने भी ब्रशेस के प्रीसेट्स आ रहे हैं, मैं लेट्स से यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये ब्रश है जो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से जाकर इसकी रोटेशन चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसकी रोटेशन चेंज हो गई है ब्रश की। ठीक है, तो आप अपने आपको ऑनलाइन भी ब्रश बने हुए मिल जाते हैं, आपको स्प्लैश की तरह के ब्रश मिल जाते हैं जिनके ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो ये आपको वहाँ हेल्प आउट कर सकता है कि आप उसकी यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं अपने ब्रश का। आपको कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है, यहाँ पर उसका साइज़ आ जाएगा। आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की है जो ये ब्रैकेट्स वाले साइन हैं, आप उसमें छोटी ब्रैकेट को दबाएंगे तो ये छोटा होगा, आप बड़ी ब्रैकेट्स को जैसे प्रेस करते जाएंगे तो ये देखेंगे वो बड़ा होता जा रहा है। और फिर इसी तरह आप जब ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं तो ब्रश यूज़ करते हुए समटाइम्स आपको कभी हैवी ब्रश मारना पड़ता है, कभी आप चाहते हो कि बहुत हल्का हल्का ब्रश यूज़ हो, तो वहाँ पे यहाँ पर आके आप उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। जब आप ओपेसिटी कम करोगे तो देखोगे ब्रश की जो ओपेसिटी है वो कम हो गई है, उसका फ़्लो आपने कम करना है, आप देखोगे उसका फ़्लो भी मज़ीद कम हो चुका है। तो ये ऐसे वर्क करता है और ये जितना हार्ड होगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास उतना ही हार्ड आएगा। स्मूथ होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ से स्मूथ ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके पास स्मूथनेस नहीं आ रही इसका मतलब ये है कि आपने हार्ड राउंड सेलेक्ट किया हुआ है। तो हार्ड राउंड कुछ ऐसे वर्क करता है, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल हार्ड तरीके से कर रहा है, जबकि जो आपका स्मूथ ब्रश है वो ये है कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ब्लर वाला इफेक्ट क्रिएट करके जा रहा है। देन आप यहाँ से उसका मोड क्रिएट कर सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो मोड आना चाहिए वो किस तरह से आना चाहिए। तो आप ये देखेंगे मैंने मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया और मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो वो मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग ऑप्शन को रखते हुए उस ब्रश पर जो रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ब्रश टूल के बाद आपके पास आ जाता है पेंसिल टूल। अगेन पेंसिल टूल आपके पास कैसे वर्क करेगा? डेफिनेटली पेंसिल की तरह ही वर्क करेगा, जहाँ से आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया होगा आपने वो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आकर आप अपनी पेंसिल का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपकी पेंसिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और देन आप यहाँ पे जो भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप कलर चेंज कर सकते हैं और देन उससे ये होता है कि आप कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा भी हेल्पफुल है जो डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं और उनके पास टैबलेट्स होते हैं जिससे जो पेन वो यूज़ करते हैं, तो उससे ये है कि वो जो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं या जो इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं वो पेंसिल टूल से अच्छे तरीके से दे सकते हैं वो वाले इफ़ेक्ट। तो फिर आपके पास आ जाता है जी कलर रिप्लेसमेंट टूल। अच्छा, कलर रिप्लेसमेंट टूल क्या करेगा? लेट से मैंने यहाँ से जाकर रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है और मेरी अगर आप ऊपर सेटिंग्स देखें इसने इसमें से मोड सेलेक्ट किया हुआ है कलर और फिर इसने आगे ये जो आप दो आई ड्रॉप वाले आइकन देख रहे हो
सिंपल इसने रखा हुआ है कंटिन्यूस, हम सिंपल वंस भी रख सकते हैं कि सिंपल वंस का मतलब है कि जो एक एरिया से स्टार्ट हो वहीं से वो उसको आगे लेके चले। और फिर आपके पास ये आ जाता है कि आपने जो बैकग्राउंड स्विच यानी जो आपके ये वाले कलर्स हैं ये रखे हुए हैं वो उनके मुताबिक करके देखें, तो अगर उनके मुताबिक करेंगे तो कुछ वो ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके मुताबिक करूँगा, यानी कि ये जो मेरे पास सैम्पलिंग आ रही है आपकी कंटिन्यूस की, इसका मतलब है ये जहाँ-जहाँ जा रहा है उसके मुताबिक अपनी सैम्पलिंग चेंज करता जा रहा है कुछ इस तरीके से। अब अगर मेरे पास यहाँ पे मोड कलर है, मैं यहाँ से सैचुरेशन रख के दोबारा इसके ऊपर करता हूँ तो ये देखें सैचुरेशन से मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। देन मेरे पास ल्यूमिनिसिटी आ जाती है, ल्यूमिनिसिटी से ये इसको कुछ इस तरीके से सारे कलर्स को एडजस्ट कर रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास इन्हीं टूल्स में आ जाता है मिक्सचर ब्रश टूल। मिक्सचर ब्रश टूल ऐसे करता है कि आपके पास आपने उसको यहाँ से जो भी प्रीसेट सेलेक्ट किया हुआ है कि आप मतलब आपने उसको जो ब्रश बताए हुए हैं कि किसी कलर के थ्रू करना है, उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, किस तरह से करना है, वो उसके मुताबिक आप उसको सेट कर सकते हो। करेगा ये क्या कि लेट्स से यहाँ पर इसके जो हमारा अभी यहाँ पे हॉर्स है, इसके यहाँ पर कुछ स्पॉट्स हैं। मैंने इसकी लोड भी कम रखा हुआ है, इसका मिक्स भी कम रखा हुआ है और उसका फ्लो भी कम रखा हुआ है। और मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक क्लिक नहीं कर रहा, मतलब ऐसे नहीं कि मैंने एक बार क्लिक करके मैं यूँ कर रहा हूँ, नो, मैं हर एरिया पे डिफरेंट तरीके से क्लिक कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि लेट्स से अगर यहाँ पर कोई फेस होता है किसी बंदे का और उस बंदे के फेस पे स्पॉट्स होते इस तरह के, या उसके फेस पे थोड़ी सी एक्नी होती, तो ये एक्नी को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता कैसे है, अगेन वो खुद ही सैंपल सेलेक्ट करता है जो कि उसके बैकग्राउंड पे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से कोई अभी तक कलर सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी ये देख रहे हैं आप ट्रांसपेरेंट है, तो जब ये ट्रांसपेरेंट है तो ये जो उसके बैकग्राउंड पे जो जो चीज़ें आ रही होंगी ये उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर रहा है एरिया को। और देन अगेन वो उसके फेस के ऊपर वो जो बैकग्राउंड वाला एरिया था उसको ला रहा है, लेकिन ब्रश के तौर पर। तो ये ज़्यादातर आप जब इमेज मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं या फ़ोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं तो ये उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है ये चीज़। आपके पास आ जाता है क्लोन स्टैम्प टूल। बहुत से अगर आप यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप तो आपने इसको यूज़ भी किया होगा, इसका नाम भी बड़ा सुना होगा। क्लोन, जैसे हम सब हमें नाम भी पता है क्लोन क्या करता है। लेट्स से मैं ऑल्ट प्रेस करके कोई भी एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और देन मैं इसको यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ। फिर इस एरिया को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्लोन कर सकता हूँ, देन अगेन ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये आप जो भी एरिया है इसको एज अ सैंपल दोगे, ये उस सैंपल को क्लोन करेगा और क्लोन करके आप इसको जहाँ भी यूज़ करोगे। लेट से अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ, इस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो इसने मेरे घोड़े के उस मुंह पर भी वो जो सिलेक्टेड एरिया था वो लेकर आ चुका है। उसके बाद इसकी कुछ मज़ीद एडवांस सेटिंग्स होती हैं जब आप स्टैम्प टूल यूज़ करते हो। वो सेटिंग्स आपकी कुछ इस तरह की हो जाती हैं कि आप इसका कुछ आपने लेट्स से आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, आपने इसको ऑल्ट से सिलेक्ट कर लिया। देन आप आपके पास यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करें तो ये देखेंगे आपके पास क्लोन के रिसोर्स आ जाते हैं। अभी जब मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो वो उसको एज इट इज़ क्लोन कर रहा है। तो क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर जब आप यहाँ पर ऑप्शंस में आते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आ जाती है कि लेट्स से अब अगर मेरे पास ये एरिया है और मैं इसको यहाँ पे क्लोन करना चाह रहा हूँ, मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी कर सकता हूँ, वर्टिकली भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मैं जब इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन मेरी राइट साइड पे थी, इसकी डायरेक्शन अब मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ चुकी है। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको वर्टिकली भी इसको फ्लिप करना चाहूँ तो आप देखेंगे जब मैं इस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप ये देखें वर्टिकली भी वो एरिया फ्लिप हो चुका है। सिमिलरली इसी तरह अगर लेट्स से मेरे पास घोड़े का ये एरिया है, मैं यहाँ से क्लोन स्टैम्प पे जाता हूँ, मैं इसका फेस सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ कि आप इसको फ्लिप करो हॉरिजॉन्टली। तो ये क्या करेगा, इसको मैं जब इसका साइज़ बड़ा करके यहाँ पर इसको क्लोन करता हूँ तो आप देखें कि वो उसने सेम घोड़े का मुँह उसने उस एरिया में क्लोन कर दिया। अब अगर यही मैं इसको वर्टिकली भी क्लोन कर लूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, आपके पास एरिया भी क्लोन हो गया और आपने उसकी जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस हैं उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो भी आपने चेंज कर ली। फिर आपके पास आ जाता है जी पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल आपके पास कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि आपने यहाँ से कोई भी पैटर्न एक सिलेक्ट किया हुआ है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स आ रहे हैं, आप वो पैटर्न सेलेक्ट करें और आप अपने ब्रश का साइज़ बड़ा रखें और लेट से आपने कोई पैटर्न ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे वो ब्रश यूज़ करके वो पैटर्न ऐड कर सकते हैं, आपका वो पैटर्न इसमें से ऐड हो जाता है।
आप इसकी लेयर्स में जाकर एक न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करके उसके ऊपर आप ऐसे पैटर्न यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी ओरिजिनल इमेज ख़राब नहीं करना चाह रहे। और देन अगेन आप इरेज़र टूल में जाके यहाँ पर इरेज़र यूज़ करके आप इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। बनाने को इंसान सब कुछ बना लेता है। फिर जी आपके पास आ जाता है जो अगला टूल है, वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है कि लेट्स से आपने यहाँ पर कोई ब्रश था, आपने इस्तेमाल कर दिया ऐसे करके, और अब आप उसको कंट्रोल जी कर नहीं पा रहे क्योंकि आप और बहुत ज़्यादा एक्शंस कर चुके हैं। तो आपका हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा, आपने यहाँ से उसे सिलेक्ट करना है। आप उसको यहाँ पर जब यूज़ करेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल को, तो आप देखेंगे कि वो आपका जो इरेज़र है ना, जहाँ जहाँ आपने इरेज़र यूज़ किया, या कुछ ऐसे जगह जहाँ जहाँ आपने इरेज़र यूज़ किया है, वो उसको दोबारा से इरेज़ करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा। फिर आपके पास आ जाता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आर्ट हिस्ट्री आप देख रहे होंगे कि ये इसने क्या किया मेरी इमेज के साथ, ये क्या कर दिया भाई। अगर मैं यहाँ से इसको लगता हूँ लूज़ लॉन्ग और मैं फिर देखता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो क्या कर रहा है। सो अल्टीमेटली वो कर क्या है कि वो यहाँ से कुछ स्पेसिफिक स्टाइल्स ले रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे डैब रखता हूँ और मैं ये ऐसे करता हूँ, तो वो बैकग्राउंड को काइंड ऑफ देखें ब्लर कर रहा है। ठीक है। सो आर्ट हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि मतलब लेट्स से कि आपने यहाँ पे ये ओरिजिनल फ़ोटो नहीं रखनी, कॉपीराइट का कोई इशू आ रहा है, आपने ये इमेज ले लिया, आपने सिंपली क्या किया, अच्छा यार मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। ब्लर होगी, मैंने कुछ बताना था, अच्छा यार ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं करना चाहते, यहाँ से बेशक उसकी आप ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लो, इसको इसका साइज़ भी छोटा कर लो, और आप इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हो कि यार पता लग जाए कि यहाँ पर कोई चीज़ खड़ी हुई। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे इरेज़र टूल। इरेज़र टूल मैंने आपको बता दिया था क्या था। इरेज़र टूल आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हो और ऐसे इरेज़ करते हो तो वो उसको इरेज़ कर देता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक एरियाज़ आ रही हैं। वो चेक एरियाज़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी यहाँ पे सिंगल लेयर पड़ी है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करके कंट्रोल बैक स्पेस से इसको एक कलर देता हूँ लेयर को, और अब मैं अपनी ऊपर वाली लेयर को जब डिलीट करूँगा तो मेरे पास नीचे वाली लेयर आएगी। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है और आप सिंपली इसको ऐसे रिमूव करते हैं, तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे एज अ पीएनजी, तो आपके पास ये जो टॉप वाला एरिया है ये सारा ट्रांसपेरेंट आ रहा होगा। ठीक है। आपका इरेज़र टूल ऐसे वर्क करता है। और अगेन आपके पास इरेज़र टूल में ये भी है कि आप यहाँ पर जाकर कोई न्यू ब्रश आपने डाउनलोड किया है या कोई न्यू इरेज़र का स्टाइल है जो आप यहाँ पर लाना चाह रहे हो फोटोशॉप में, वो इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है जी बैकग्राउंड इरेज़र टूल। बैकग्राउंड इरेज़र टूल क्या करता है, आपने सिंपली एरिया को सिलेक्ट करते जाना है, आप क्लिक करते जाएँ उस एरिया पे और आप देखें कि वो आपका जो बैकग्राउंड है वो उसको इरेज़ करता जा रहा है। ठीक है। मैं जहाँ-जहाँ उसे प्रेस करता हूँ, मैं एक बार अगर प्रेस करता हूँ तो आप देखें इसने काफ़ी हद तक मेरे घोड़े जो दूसरे थे उनका तो फेस ख़राब कर दिया है, लेकिन अगर मैं सिंगल प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि मैंने इसको फ़ोर्स किया है कि आप इसको भी जो है वो ख़राब करो। लेकिन अगर मैं यहाँ कहता हूँ प्रोटेक्ट फोरग्राउंड और फिर मैं इसको ऐसे-ऐसे करता हूँ, तो आप देखें अब मैंने उसे फ़ोर्स किया है। अब मैं उसे फ़ोर्स कर रहा हूँ तो वो उसको भी रिमूव करता जा रहा है। लेकिन लेट्स से मैं अगर उसे फ़ोर्स नहीं करता और मैं सिंपली जो मेरा टूल है बैकग्राउंड रिमूवर टूल, मैं एक बार यहाँ प्रेस करता हूँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर मैं एक बार यहाँ, ऐसे, 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 देस, 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 तो आप देखें काफ़ी हद तक जो मेरा काम था उसने वो कर दिया। ऑल्दो ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा उसने अच्छे तरीके से नहीं की, उसने काफ़ी हद तक मेरी जो चीज़ें थी वो ख़राब कर दी हैं, लेकिन उसने काफ़ी हद तक मेरा काम यहाँ पर कर दिया। तो ये था हमारे पास बैकग्राउंड इरेज़र टूल। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इन्हीं टूल्स में मैजिक इरेज़र टूल। अच्छा, ये बड़े मज़े का टूल है मैजिक इरेज़र टूल। लेट्स से आप ये देख रहे हैं, ये मेरा एक पूरा बैकग्राउंड आ रहा है, इसको छोड़ दें। ये हमारे पास जो हमने कलर सैम्पलर्स रखे थे, ये हमारे पास यहाँ पर वो कलर सैम्पलर्स आ रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, तो मैजिक इरेज़र टूल क्या करेगा, आपके पास ये एरिया है, मैं सिंपल एक सिंगल क्लिक करूँगा और आप देखेंगे उसने वो पूरा एरिया सेलेक्ट करके और उसने
पूरा बैकग्राउंड मुझे अच्छी तरीके से रेडी करके दे दिया। अब इसके पीछे लेट से मैं यहाँ पे लेयर पे जाके न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, मैं इसको कोई दूसरा कलर देता हूँ, तो आप वो देखें काफ़ी हद तक उसने मेरा काम कर दिया। डेफिनेटली वो बहुत एक्यूरेसी के साथ उसने नहीं दिया, क्योंकि ये एक सिंपल सा टूल है जिसको हमने सेलेक्ट किया और उसने अपने कैपेसिटी के मुताबिक उस एरिया को, ये देखें, उस एरिया को उसने एनालाइज किया एंड देन उसने उसको रिमूव कर दिया। तो ये एक बड़े मज़े का टूल है उन पिक्चर्स के लिए। लेट्स से कि आपके पास कोई बहुत सिंपल सी पिक्चर्स हैं, अपनी ही पिक्चर्स हैं आईडी की, और वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हैं, तो उनमें आप ये यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट निकाल के देगा उसका। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है जी आपका ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या काम करता है? लेट्स से कि मेरी ये इमेज है, मैं इस इमेज को कोई ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि न्यू लेयर इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल इमेज को ख़राब नहीं करना चाह रहा। और मैं यहाँ से एक एरिया से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसने देखिए मेरा ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया। वो यहाँ से मैंने ग्रेडियंट के कलर सेलेक्ट किए हुए थे। आप यहाँ से, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं। आप लेट से यहाँ पर जाएँ, आप अपने ग्रेडियंट का कलर चेंज कर दें कुछ इस तरीके से, और इसको आप रेड कलर दे दें। अच्छा, आप देखेंगे कि वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इसके ऊपर। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँगा या कुछ इस तरीके से करूँगा, तो वो उस तरह से उसका ग्रेडियंट ड्रॉ करता जा रहा है। डिपेंड्स कि अब ये देखें मैं कितना उसको लंबा क्रिएट करता हूँ। ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, इसको मैं जितना लंबा करूँगा ये उसके मुताबिक अपना वो ग्रेडियंट क्रिएट करता रहेगा। ये रेडियल है, मैं यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करके और जब ऐसे करूँगा तो आप देखें उसने इस तरीके से मेरा लीनियर ग्रेडियंट भी बना दिया। अब अगर मैं इसको अपनी इमेज पे यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, मैं इसके लेयर ऑप्शन में जाके यहाँ से इसके लेयर ऑप्शंस चेंज कर सकता हूँ, एंड देन अगेन मैं इसकी थोड़ी सी कुछ चाह रहा हूँ तो मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ। अगेन ये डिफरेंट चीज़ों में वर्क कर सकता है। अब मैं यहाँ पे अपना ऐड कोई बना रहा था, मैंने ये चीज़ बना दी, और मैं अब यहाँ पे अपना ऊपर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ और मेरा ऐड इस तरह से रेडी हो जाता है। हाँ, एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप लेयर नहीं क्रिएट करना चाह रहे, आपकी इमेज फिर ये है कि वो इफ़ेक्ट हो जाएगी उससे, लेकिन ये है कि आप फिर अपनी इमेज के ऊपर यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पहले से चेंज कर लें, मल्टीप्लाई, और आप अपना ग्रेडियंट उसके ऊपर दे दें। तो ये होगा कि अब आप इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर रहे हैं, आप देख लेंगे कि वो किस तरह से लेके आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है जी पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल अगेन पहले आपका फोरग्राउंड उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया, ठीक है, आपका जो सॉरी बैकग्राउंड था, और उसने यहाँ से जो जो कलर था आपके फोरग्राउंड में सिलेक्ट हुआ हुआ था, उसने उसको वो कलर दे दिया। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कलर चाहिए फोरग्राउंड का, आप वो कलर दे सकते हैं। आप यहाँ से पैटर्न कोई देना चाह रहे हैं, आप क्लिक करें उसको, पीछे पैटर्न ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेजेस पे ये थोड़ा सा मसला करेगा, क्योंकि जैसे आप देखें यहाँ पे घोड़े के बाल थे, और लेकिन अगर कोई आपकी सिंपल सी इमेज है जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, या आपके पर्सन की इमेज है जो कि उसके पास बोर्ड साइज़ की इमेज जिस तरह की होती है, तो उस तरह में ये चीज़ ना बहुत अच्छे से काम कर सकती है आपकी। तो मैंने आपको बताया, आप फोरग्राउंड सेलेक्ट करें, आप उसको कलर दे दें, अगर आप कोई पैटर्न देना चाहें आप उसको कोई पैटर्न दे दें। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है ब्लर टूल। सो नाम से आपको पता लग गया होगा ब्लर टूल क्या करेगा। इसका साइज़ बड़ा करके आप जैसे जैसे ब्लर टूल इसको मतलब स्ट्रेंथ इसकी डिपेंड करता है आपने कितनी रखी हुई है, आप इसको ब्लर टूल जैसे जैसे इसके ऊपर यूज़ करते जाएंगे तो देखें वो स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करता जा रहा है। अब लेट से मुझे इसको मज़ीद ब्लर करने में इसके ऊपर ये ब्रश यूज़ करता जाऊँगा तो देखें उसने उस एरिया को ब्लर कर दिया। ठीक है, उसने मेरी इमेजेस को ब्लर कर दी जहाँ जहाँ मैंने ब्रश टूल यूज़ किया था। सो ये वैसे तो आप फ़िल्टर में जाके आपके पास यहाँ पे भी ब्लर आता है, गॉसियन ब्लर आप दे सकते हैं, लेकिन वो ओवरऑल इमेज के ऊपर आएगा। आपने किसी स्पेसिफिक एरिया को देना है इसलिए कि आपकी थोड़ी फ़ोटो रियलिस्टिक लगें, आप इसके ऊपर ऐसे हल्का-हल्का ब्लर दें। आप इन 2 घोड़ों पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं, आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर देके इन पे ज़्यादा फ़ोकस करवा सकते हैं। ठीक है? मतलब कस्टमाइज़ ब्लर आ जाएगा एक तरह से आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है शार्पन टूल। तो जैसे हमारे पास ब्लर वर्क कर रहा था वैसे ही हमारे पास शार्पन टूल भी वर्क करेगा, कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक इमेज को जब आप उसके ऊपर शार्पन टूल यूज़ करेंगे तो वो देखें कि वो आपकी इमेज को ना थोड़ा शार्प करता जा रहा है। लेट्स से अब ये घोड़ा है, अभी इसका मुँह ऐसा है, और अगर मैं इसके ऊपर यूज़ करता जा रहा हूँ तो आप वो देखें कि वो एक शार्पनेस सी क्रिएट होती जा रही है इनके ऊपर। तो अगेन आप ये शार्पनेस वैसे ख़ुद भी जाके दे सकते हैं फ़िल्टर्स में से भी, लेकिन कस्टमाइज़ शार्पन देने के लिए आपके पास ये टूल है। देन आपके पास आ जाता है स्मज टूल। सो स्मज टूल क्या करता है, लेट्स से मेरे पास ये एरिया है और मैं इसको जाके ऐसे मूव करता हूँ तो ये मेरा
उस वो जो लिक्विफाई, आपने नाम सुना होगा लिक्विफाई, यहाँ पर फ़िल्टर्स में भी आपके पास आ जाएगा लिक्विफाई, एक काइंड ऑफ उसको लिक्विफाई कर देता है। आपने देखा होगा वो फेक इमेजेस जिनमें उनके बड़े-बड़े डोले होते हैं, उन्होंने फेक बनाए होते हैं, तो वो कुछ इसी तरह से कर कर रहे होते हैं, वो उन्होंने मेन इमेजेस को लिक्विफाई किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से करके आप एक इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं कि यार पता लगे कि मेरा घोड़ा भाग रहा है, और कुछ इस तरीके से एंड देन ला ला कुछ इस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, तो आप देखें लिक्विफाई आपकी इमेज को काफ़ी अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी हमने ये टूल्स देख लिए, हमने शार्पन, ब्लर और स्मैश टूल देख लिया। अब उसके बाद जो अगला टूल आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास डॉज टूल। डॉज टूल क्या करता है, लेट्स से आपकी ये इमेज है और इस इमेज में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो डार्क हैं और आप उन डार्क एरियाज़ को लाइट करना चाहते हैं। आपने सिंपली अपना ये जो डॉज टूल है आप उस एरियाज़ पे यूज़ करेंगे और आप देखेंगे आपके इमेज के वो जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप डार्क नहीं रखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा हाईलाइट हो, उनमें थोड़ी सी वाइट लाइट आए, तो आप उन एरियाज़ के ऊपर ये वाले टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं डॉज टूल। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है कि लेट्स से आपके पास कुछ एरियाज़ हैं जिनको आप लाइट नहीं डार्क करना चाह रहे हैं, वो लाइट है लेकिन आप उनको डार्क करना चाह रहे हैं। आपने सिंपली अपना बर्न टूल लेना है और आप उनको ऐसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा ना उस जगह को डार्क कर रहा है। आप इसका एक्सपोजर कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये वर्क कुछ ऐसे ही करेगा। लेट्स से जिन जिन एरियाज़ को मैं डार्क करता जा रहा हूँ ये उनको डार्क कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पंज टूल। अच्छा, स्पंज टूल आपके पास कुछ ऐसे वर्क करता है कि आपने डिपेंड करता है कि आपको यूज़ कैसे करना है। लेट्स से आपका स्काई जो है अभी यहाँ पे आपको थोड़ा डल डल लग रहा है, लेकिन आप कहते हैं स्काई थोड़ा सा यार इसका कलर अच्छा होना चाहिए, तो इंस्टेड के आप कलर्स में जाएँ, ये कलर सेलेक्ट करें, सिंपली आप यहाँ से स्पंज टूल पे आएँ, मोड में से उसको सैचुरेट सेलेक्ट करें, उसको फ्लो फुल रखें, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा करें, तो आप देखेंगे कि अभी जो हमारे पास उसका अभी कलर आ रहा है वो कलर हमारे पास चेंज होके उसका जो एक सैचुरेटेड वर्जन है वो हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, लेट्स से मुझे ये बैकग्राउंड करना था, तो अगर मैं एक बार फिर के मैं इसके ऊपर दोबारा जितनी बार इसको मैं यूँ करता जाऊँगा वो उसको उतना ज़्यादा सैचुरेट करता जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि अब ये मेरे पास कम था, इसको मुझे सैचुरेट करना है, मैंने नीचे घास को सैचुरेट करना है ताकि मेरी घास थोड़ी सी इसका कलर ठीक हो जाए, तो इधर उसने एक इमेज को सैचुरेट कर दिया। अब यही इमेज और इसको मैं चाहता हूँ कि यार घास बहुत ग्रीन है लेकिन इसका थोड़ा सा कलर मुझे चेंज करना है, थोड़ा सा डल करना है, तो मैं डीसैचुरेट सेलेक्ट करके, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने डीसैचुरेट सेलेक्ट किया है तो उसने उसके जो कलर थे उनको डल करना शुरू कर दिया। कलर वो ऑलमोस्ट ख़त्म करता जा रहा है। ठीक है, सेम फॉर द स्काई, अगर मैं स्काई पे भी यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे वो ब्लैक एंड वाइट वाली साइड पे लेके जा रहा है। इन शॉर्ट उसके कलर जो है वो ख़त्म कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन टूल। पेन टूल दो तरीकों के लिए यूज़ होता है। एक तो ये कि आपने कोई स्पेसिफिक पाथ बनाना है, लेट्स से कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया, ये फ़ोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवल से नहीं रिमूव कर रहा, तो मुझे कस्टमाइज़ करके उसको रिमूव करना है, तो सिंपल आप पेन टूल सेलेक्ट करते हो। पेन टूल को इटसेल्फ यूज़ करना काफ़ी एक ट्रिकी चीज़ है क्योंकि पेन टूल शुरू में बिगिनर्स को ये काफ़ी चैलेंज देता है, लेकिन आई थिंक कि आप प्रैक्टिस करते रहो अगर इसके ऊपर तो आप ये चीज़ डेफिनेटली बहुत अच्छे से कैटर कर सकते हो। पेन टूल के लिए आपने कोई लेट्स से मुझे ये वाला जो घोड़े का पूरा फेस है इसको सिलेक्ट करना है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं इससे आगे क्लिक करके, अब मैं क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इस क्लिक से एक कर्व बना लूँगा ताकि वो जितना एरिया यहाँ पर है उसका फेस का वो उतना उसके अंदर कवर हो जाए। जब वो कर्व बन जाए देन मैं क्लिक को छोड़ के अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इधर क्लिक कर दूँगा। सो ऑल्ट मैंने इसलिए प्रेस किया है कि लेट्स से कि अगर मैं ऑल्ट प्रेस ना करता, लेट्स से मैं यहाँ पर एक क्रिएट करता हूँ एरिया, अब मैं ऑल्ट प्रेस नहीं करता और मैं दूसरे एरिया में जाता हूँ तो इसने एक कर्व बना दिया। उस कर्व को ब्रेक करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करके मैंने ऑल्ट प्रेस किया है, तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर ला के ऑल्ट प्रेस कर देता हूँ, फिर मैं इस तरह से एरिया ड्रॉ करता हूँ और मुझे अगर इस तरह का एरिया चाहिए मैं जल्दी जल्दी कुछ एक ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ऐसे 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 आप करते जाएंगे तो वो आपको एक एरिया सेलेक्ट कर देता है। अच्छा, तो अब मैंने ये कुछ एक एरिया मेरा यहाँ पर बन चुका है, मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ आगे। कुछ इस तरीके से कि लेट से मुझे फेस को करना है तो मुझे फेस को अपने एरिया के अंदर लाना है। ये अब मेरा एक पाथ बन गया है पेन टूल से, ठीक है।
और अब अगर इसको मुझे सिलेक्ट करना है, मैं अगेन शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो उसने मेरे उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैंने इस एरिया को लेट से लाइट करना है, मैं इस स्पेसिफिक एरिया को यूज़ करूँगा और वो देखें कि वो उस स्पेसिफिक एरिया को लाइट करता जा रहा है। अब अगर यही मुझे डार्क करना है तो मैं उसे बर्न टूल जब यूज़ करूँगा तो वो बर्न टूल से उसको डार्क करता जाएगा, लेकिन उसने मेरा एक स्पेसिफिक एरिया रख लिया। और लेट से अब इसी स्पेसिफिक एरिया को मैंने डिलीट करना है, मैं डिलीट प्रेस करूँगा, वो एरिया डिलीट हो जाएगा। तो ये था आपके पास पेन टूल, और इसमें हमने ये सिलेक्ट किया हुआ था पाथ। अब लेट से कुछ शेप्स हैं, आपने स्पेसिफिक शेप्स चाहिए, आप ऐड बना रहे होते हैं या कोई और भी चीज़ हो जिसमें आपको कस्टम शेप्स बनानी है, तो अगेन आप पेन टूल सेलेक्ट करते हो और यहाँ से आपने जाके शेप सेलेक्ट कर लेना है, और आप फिल और कलर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट, फिल और स्ट्रोक अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर कुछ अगर इस तरह की कर्व बना दूँ जस्ट फॉर माई एड, इस तरह के पर्पसेस के लिए। अब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ, ये मेरी, इसको मैं डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से मुझे कोई शेप चाहिए, मैंने इस तरीके से भी अपनी शेप बना ली। सो डिपेंड्स कि आपको किस तरह की शेप चाहिए पेन टूल में। फिर आपके पास आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल। सो फ्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल क्या करता है कि आप फ्रीली, मतलब समझ लें कि काम ये पेन टूल वाला ये कर रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से कि मैंने एक जगह पे अगर यहाँ ऐसे ड्रॉ करना शुरू किया इस तरीके से, इस तरह, तो उसने वो मेरा एक पाथ क्रिएट करके उसको कलर दे दिया। यही अगर मैं पाथ पे जाता और मैं कुछ इस तरीके से करके एक रैंडम सा फ्री ट्रांसफॉर्म करके पाथ क्रिएट करके एंटर करता तो वो एक सिलेक्शन पूरी बन जाती। तो काम इसने वही किया है, लेकिन ये है कि हमने वो रिस्ट्रिक्शन ऑल्ट वाली और ये वो नहीं थी, वो एक फ्रीली ट्रांसफॉर्म था। आप जहाँ जहाँ उसको क्लिक करके लेके जा रहे हैं वो वहाँ वहाँ उसको क्रिएट करता जा रहा है। फिर आपके पास आ जाता है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल ऐसे है कि इसमें ये आपके, आप जो जो चीज़ें, मतलब जहाँ जहाँ पाथ बनाते जाओगे ये उसको कर्व में क्रिएट करता जाएगा। कैसे, लेट से अगर आपके पास ये वाला एरिया है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे दो पाथ बन गए। अभी तक ये सीधी लाइन है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से तीसरे पाथ पे जाऊँगा तो वो देखें उसने एक कर्व क्रिएट कर दिया। देन इसी तरह अगर मैं आगे जाऊँगा और इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँगा और फिर ऐसे, तो ये एक मेरी जो भी चीज़ बनती जा रही है वो कर्व में बनती जा रही है। सो आपके पास कुछ ऐसे अगर एरियाज़ हैं, या आप कोई अगेन कोई वेव बनाना चाह रहे हैं और आप आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना आ रही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह आप ऐसे क्लिक करें, आपके पास एक बन गया, फिर आप दूसरी क्लिक करें और कुछ इस तरीके से आपका वो एक वेव की फॉर्म लेके आ जाता है। अगेन अगर आप इसको जैसे भी अपनी ऐड में यूज़ करते हैं अप टू यू, लेकिन कर्वेचर जो पेन टूल है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। अच्छा, लेट्स से कि मैंने पेन टूल से अब ये एक एरिया ड्रॉ कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मैंने ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन मुझे इसमें कुछ यहाँ से मुझे एक नोक बनानी है, या कुछ किसी एरिया को मैंने रिमूव करना है या ऐड करना है किसी पॉइंट को। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर आ जाता है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट क्या करेगा, मैं यहाँ पर जाके अगर प्लस पे क्लिक कर, प्लस आ रहा है मेरे उस पेन के साथ, तो मैं जहाँ जहाँ क्लिक करता जा रहा हूँ वो देखें वहाँ एक एंकर पॉइंट बनाता जा रहा है, और अब मैं उसको इस तरह से फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और अगेन इसी तरह अगर मुझे कोई डिलीट करना है एंकर पॉइंट, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगा एंड देन इस पर क्लिक करूँगा तो उसने एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर दिया। और सिमिलरली आपके पास फिर कन्वर्ट पॉइंट टूल आ जाता है। ये जैसे हम पेन टूल में कर रहे थे अपने ऑल्ट के साथ, जब आप कोई पाथ बनाते थे आप ऑल्ट प्रेस करके उसके ऊपर एंकर पॉइंट पे क्लिक करते थे ताकि वो कर्व ना बनाए, तो ये भी ऐसे ही करता है। ये कुछ डिफरेंट करेगा कि आपके कोई ऐसे एरियाज़ हैं जो कि ऑलरेडी एजी हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उनको थोड़ा राउंड बनाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके उनको ऐसे ड्रैग करेंगे, तो ये जो आपके एंकर पॉइंट्स हैं ये उनको कुछ इस तरह से स्मूथ कर देगा। ठीक है, ऐसे अब आपका कोई भी जो एरिया है वो एजी नहीं है, ये सारा स्मूथ हो चुका है। आपके पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल, क्योंकि मैंने अपने पहले ऐड में बताया था ये टेक्स्ट टाइप कैसे काम करता है। आपने सिंपल सेलेक्ट करना है, कहीं भी प्रेस करना है, आप वर्ड टाइप करें, जो भी आपने वर्ड टाइप करना है आपने कर दिया। आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और आप यहाँ से जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये इनके शेप के नीचे था तो विजिबल नहीं था, अब ये विजिबल है।
सो प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसको आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं, इसकी लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं, इसका ओवरऑल साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और फिर आप इसके मज़ीद ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि क्या आपने इसको ऑल कैप्स में रखना है, आपने इसको लोअर कैप्स में रखना है। तो ये डिपेंड्स ऑन फ़ॉन्ट, किस तरह का फ़ॉन्ट है वो उस तरह के मुताबिक आपकी लेयर को एडजस्ट कर लेगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसकी डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है वर्टिकल टाइप टूल। सो वर्टिकल टाइप टूल जैसे आपका हॉरिजॉन्टल टाइप टूल था, वर्टिकल टाइप टूल आपका ऐसे वर्क करता है, माय नेम इज़ दानियाल। सही, आपका वर्टिकल टाइप टूल इस तरह से वर्क कर रहा था। दोनों चीज़ें सेम है, दोनों के इफेक्ट सेम है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल में आ रहा था, एक आपके पास वर्टिकल में। सो आप कोई ऐड वगैरह बना रहे हो तो आप कोई वर्टिकल में टेक्स्ट है तो आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर आके टाइप करोगे एम एंटर, वाई एंटर, स्पेस एंटर, नेम, ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। आप सिंपली वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करके ये चीज़ कर सकते हो। फिर आपके पास आ जाता है वर्टिकल टाइप मास्क टूल। वर्टिकल टाइप मास्क टूल क्या करेगा, लेट्स से कि ये एरिया है मेरे पास, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखूँगा तो ये आप देखेंगे उस एरिए के ऊपर लिखा जा रहा है मेरे पास, और इसके अराउंड ना एक मास्क भी अब क्रिएट हो चुका है। मास्क क्रिएट होने से मेरी मुराद ये, मेरे पास ये शेप है और मैं इसको डिलीट प्रेस करूँगा, सॉरी मुझे इसको पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा। रेस्टराइज करने के बाद जब मैं डिलीट प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि उसने उस एरिया के अराउंड क्या कर दिया, एक मास्क क्रिएट करके उसको डिलीट कर दिया। अब ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये शेप्स के ऊपर ही वर्क करेगा। आप हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है, आप कहीं भी क्लिक करें, आप यहाँ पे लिखें डी, लिख देते हैं ऊपर फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये डी आ गया मेरे पास। आप शेप्स पे जाके इसको, तो आप हॉरिजॉन्टल टाइप टूल मास्क में आए, आप यहाँ पर आकर इंटर प्रेस करें, कुछ इंटर कर दें डी, और मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा के 36 कर देता हूँ, एंड देन मैं इसको इस तरह से प्रेस कर देता हूँ। और अब मैं अपनी शेप को सेलेक्ट करके जब डिलीट करूँगा तो आप देखें कि अब अगेन मेरे पास सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन के ऊपर मैं जो भी करना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। मैं डिलीट कर देता हूँ स्पेसिफिक इमेज में से, या मैं उसको कलर दे देता हूँ, या मैं उसके अंदर कोई पैटर्न ऐड कर देता हूँ, अप टू मी। फिर उसके बाद हमारे पास जो वर्टिकल टाइप मास्क टूल है वो भी इसी तरह से करेगा कि हॉरिजॉन्टली लिख के आप उसका मास्क बना सकते थे, इसी तरह आप इसको वर्टिकली लिख के इसका मास्क बना सकते हैं। फिर आपके पास पाथ सिलेक्शन टूल आ जाती है कि लाइक लेट से आपने एक शेप बनाई हुई है और आप उसके पाथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप इसके थ्रू उस शेप के जितने भी पाथ्स हैं वो, मतलब जितने भी एरियाज हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, लेट से मेरे पास यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो गया। मैं यहाँ पर जाता हूँ पाथ सेक्शन पे और मैं इसके पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कहीं से भी मूव कर देता हूँ। मैं इसको छोटा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इसी के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या करेगा, अब मैं इसके जो जितने भी पाथ्स हैं मैं इन पाथ्स को एडिट भी कर सकता हूँ। कैसे, इसको सिलेक्ट किया, अब देखिए मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे किया। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बस ऐसे वर्क करता है। फिर उसके बाद पाथ सिलेक्शन टूल भी आपके पास कुछ ऐसे ही वर्क करता है कि आप पूरे जो पाथ हैं उनको सिलेक्ट कर लें। आपके पास डिफरेंट इमेजेस हैं या डिफरेंट लेयर्स हैं, उनमें से आप किसी स्पेसिफिक लेयर को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पाथ सिलेक्शन टूल पे आके आप उस पर सिंपल एक बार क्लिक करके आप करेंगे तो आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगेन देन कंट्रोल टी से ये होगा कि आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मूव टूल का बैन बाई कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास ये सारे बेसिक शेप्स के टूल्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास रेक्टेंगल है, राउंड है, एलिप्स है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है। आपको जिस तरह का भी टूल जिस चीज़ के लिए चाहिए आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी डेप्थ में नहीं जाते, आई गेस ये प्रिटी ईजी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ से सिलेक्ट क्या करना है, कि आपने इसकी शेप बनानी है या आपने इसका पाथ बनाना है। आपने शेप बनानी है, आप सिंपल इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, आपकी शेप बन जाएगी। इसी का आपने पाथ क्रिएट करना है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, तो ये आपका एक पाथ क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पे उसका फिल और स्ट्रोक दोनों आ रही है। आप अगर स्ट्रोक दे रहे हो आप इसकी स्ट्रोक यहाँ से कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, और ये है कि इन सारों के ऊपर अप्लाई होता है। और फिर हमारे पास आ जाता है हैंड टूल। हैंड टूल क्या करेगा, आपके कैनवास को मूव कर सकता है। हैंड टूल कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको स्पेस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको मूव कर सकते हो। वैसे स्पेस से भी आपका काम चल जाएगा। रोटेट व्यू टूल आ जाता है कि समटाइम्स आप कुछ आर्ट वर्क कर रहे हो और कुछ इस तरह का काम कर रहे हो कि आपको ऐसे होके देखना पड़ रहा है तो आपको गर्दन टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिंपल रोटेट टूल लो और इसको ऐसे रोटेट कर दो तो वो आपके पूरे कैनवास को इस तरीके से रोटेट कर देगा। एंड देन आप शिफ्ट पकड़ के दोबारा वापस लाओ तो वो आपके उसके मुताबिक उसको वापस एडजस्ट भी कर देगा। और फिर लास्ट में आपके पास आ जाता है जूम टूल। इसको आप क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जूम आउट करेगा, क्लिक करके नीचे की तरफ अपने माउस को लाएंगे तो उसको जूम इन करेगा। तो ये थी जी हमारे फ़ोटोशॉप के सारे टूल्स जिनको हमने गो थ्रू किया। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना इसको जल्दी कर सकूं, जितना आपको जल्दी से ओवरव्यू दे सकूं, ताकि आपको टूल्स का एक आइडिया हो जाए कि अच्छा अगर मैं ये बनाना चाह रहा हूँ यार, फ़लाना टूल था वो ये काम कर सकता है फ़ोटोशॉप में, फ़लाना टूल था वो ये काम कर सकता है। तो आप जब इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर काम करते जाएंगे, देखें कोई भी चीज़ एक बार सुनने से या 2-3 बार सुनने से नहीं आती अंटिल आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस आपके काम के लिए बहुत ज़रूरी है भाईजान। मेरी बहनें भी सुन रही हैं, अगर मेरे भाई भी सुन रहे हैं, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टाइम दें, आप एक टूल के ऊपर काफ़ी टाइम लगाएँ, उसको डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट करें, ताकि कल को आप जब कोई जॉब कर रहे हों, आप किसी कंपनी में हों, तो आप के दिमाग में अगर कोई आइडिया, आप कोई ऐड बनाना चाह रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ बन जाएगी। फ़ोटोशॉप में फ़लाना टूल है वो ये चीज़ कर लेगा, ये चीज़ मैं कर लूँगा। इमेज के ऊपर ये करना है, ठीक है मैं फ़ोटोशॉप में कर लूँगा। तो प्रैक्टिस करें इन चीज़ों के ऊपर, टूल्स को एक्सप्लोर करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें मैं फ़ोटोशॉप में एक ऐड बनाऊँगा, एक बेसिक ऐड, और मैं कोशिश करूँगा कि हमने जितने ही अभी टूल्स सीखे हैं, इन टूल्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अच्छा हमने सिर्फ टूल्स सीखे नहीं है, अब हम इनको इम्प्लीमेंट भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी, आपने इसमें से कुछ सीखा या आप दूसरों को भी बताना चाहते हैं तो इसको लाइक करें, इसको उनके साथ शेयर करें। कोई चीज़ ऐसी जो आपको नहीं समझ आई, आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बनाऊँ या दोबारा से आपको बताऊँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, मेरा टिकटॉक पे भी अकाउंट है, जहाँ पर मैं रील्स यूजुअली पोस्ट कर रहा होता हूँ जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करता हूँ, लेकिन टिकटॉक पे मैं ज़्यादा पोस्ट कर रहा होता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे लिंक दे दूँगा, आप उनको भी उधर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।